As per discussion of last lecture, rate of reaction directly proportional to concentration. तो हमने इस ग्राफ से देखा कि with passing of time concentration will decrease and rate of reaction decrease. That means rate of reaction directly proportional to concentration. इंस्टेंटेनियस रेट 1 की हम बात करें तो इंस्टेंटेनियस रेट अगर हम 1 की बात करें तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, थीटा का वैल्यू बड़ा होता है। तो अगर टेन थीटा का वैल्यू बढ़ता है तो मैग्नीट्यूड बढ़ता है। कहने का मतलब फर्स्ट इंस्टेंटेनियस रेट ग्रेटर देन सेकंड इंस्टेंटेनियस रेट। तो वही कहता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड एट एनी इंस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और एवरेज क्या होगा, एट पर्टिकुलर टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसको सर्टिफाइड करने के लिए हम एक न्यूमेरिकल यहाँ पे बनाएंगे, एकदम सिंपल सा न्यूमेरिकल बनाएंगे जो ग्राफ के लॉजिक को सेटिस्फाइड कर देगा। ठीक है, तो हम ये ग्राफ रहने देते हैं और ग्राफ के बगल में हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल डालते हैं। ठीक है ना, जब हम न्यूमेरिकल डालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेट, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लेट सब्सटेंस ए reacts and converted into B. Find the rate of reaction at each experimental वैल्यू। देखिए यहां एक्सपेरिमेंट 1 तो हम ऐसे लिखते हैं, ए गिव्स प्रोडक्ट, इसको प्रोडक्ट को आप यहां पे बी लिख दीजिए, बी, और बी को लिख दीजिए प्रोडक्ट। अब इसकी जब टी 0 लेते हैं तो इसका कंसंट्रेशन है 5 × 10⁻³ और जब T1 की वैल्यू हम 10.3 सेकेंड लेते हैं, ये टाइम इन सेकेंड है, टाइम इन सेकेंड, तो ये हो जाता है 4.5 × 10⁻³ T2 जब हम लेते हैं तो T2 की वैल्यू आ जाता है हमको 22 सेकेंड। तो जब 22 सेकेंड आता है तो ये वैल्यू हो जाता है 4 × 10⁻³ अब T3 की वैल्यू हम अगर लेते हैं तो ये आ जाता आपको 35, ये 36 सेकंड लिखिए, कैलकुलेशन करना आसान रहेगा। ये वैल्यू आ जाता है घट करके 3.5 × 10⁻³ तो ये हमने क्या देखा कि ये हम देख रहे हैं टाइम इंटरवल चेंज हो रहा है। यहां से मैं समझाना चाहूंगा आपको। फर्स्ट में क्या है, 5 × 10⁻³ मोलर कंसंट्रेशन है। सेकेंड केस में क्या है इसका, बोलिए, जब 10.3 सेकंड पार कर जाता है तो ये 10.3 नहीं, इसको 10 ही रखिए, कैलकुलेशन करना आसान रहेगा क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट समझना है। 10 सेकंड पार करता है तो 4.5 × 10⁻³ हो जाता है। यही जब 22 सेकंड पर आता है मतलब 12 सेकंड लगता है 0.5 यूनिट को फिर से घटाने में। मतलब यहां पहले 10 सेकंड जिस काम के लिए लगा था उसी काम के लिए 12 सेकंड लग रहा है और यहां 22 से सीधा 36 सेकंड हो जाता है, 36 सेकंड हो जाता है। मतलब ये 14 सेकंड का गैप लेता है, यहां 12, यहां 14 सेकंड का गैप ले लेता है। ठीक है, तो अब हमें कहता है फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन एट ईच टाइम इंटरवल अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, ईच एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग को क्या लेना है, R1 लेना है। R1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, R1 की वैल्यू हो जाएगा माइनस ΔA/ΔT। तो माइनस ΔA/ΔT का मतलब क्या हो गया, माइनस साइन रहने दीजिए। तो ये हो गया आपका A0 और ये हो गया A1। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4.5 × 10⁻³ माइनस 5 × 10⁻³ बाय 10 कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बोलिए, माइनस 0.5 × 10⁻³ बाय 10 हो जाएगा। ये आ जाएगा मतलब 5 × 10⁻⁴ बाय 10 मतलब 5 × 10⁻³ हो गया। कहां, फर्स्ट केस का रेट।
R2 का हम वैल्यू अगर देख लें, फिर माइनस, ये हो गया आपका क्या, बोलिए T0 to 10 का वैल्यू, और ये हो गया आपका T1 to T2 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा डेल्टा A अपॉन क्या हो गया, डेल्टा T। ये हो गया आपका एक्सपेरिमेंट, ये हो गया एक्सपेरिमेंट 1, ये हो गया एक्सपेरिमेंट 1, और ये हो गया आपका एक्सपेरिमेंट 2। अब हम एक्सपेरिमेंट 2 में देखते हैं, ये हो गया फिर से माइनस, कितना हो गया, बोलिए 4.5 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 माइनस 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन क्या हो गया आपका टाइम इंटरवल 22 माइनस 10, तो ये हो जाएगा आपका, बोलिए 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 बाय 12 हो जाएगा, तो ये मोलर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये अगर हम सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 से कम हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हम क्या देखते हैं, इसको सॉल्व करिए, तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी यहाँ 5 होना था, यहाँ अगर हम इसको सॉल्व करते हैं ये वैल्यू हो जाता है 0.4, ठीक है, 1, तो ये हो गया 0.41, उसके बाद क्या आ जाएगा, बोलिए, तो 8, 6, फिर ये 6 ही रहेगा, मतलब इसको 7 कर दीजिए, इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, मतलब ये हो गया आपका 4.17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मोल पर सेकेंड। अब यहां देखिए, पहले वाले का रेट ज्यादा था और दूसरे का रेट कम है। अब एक्सपेरिमेंट 3 ले लेते हैं, एक्सपेरिमेंट 3, इस एक्सपेरिमेंट में क्या ले लेंगे, T2 to T3 का टाइमिंग इंटरवल, मतलब हो जाएगा R3 इजकल टू माइनस डेल्टा A अपॉन डेल्टा T इजकल टू, हम माइनस डेल्टा A को लिखते हैं माइनस, फिर से इस बार क्या आ जाएगा आपका 3.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 माइनस 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 बाय क्या हो जाएगा आपका T3 और T2 का डिफरेंस, मतलब 36 एंड 22 का डिफरेंस। अब आपका ये वैल्यू आ जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 बाय कितना हो गया 14। तो इसको अगर आप सॉल्व करें, तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 50, 3, 0.3, फिर हो जाएगा 80, रेस्ट बचेगा 8, उस पर 0 आ जाएगा 80 को हम 14 से डिवाइड करते हैं, 5 बचता है 10, फिर हो जाएगा 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। तो सिग्निफिकेंट फिगर साइंटिफिक लैंग्वेज के हिसाब से अगर इसको देखें तो 3.57 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मोल पर सेकेंड। मतलब हमने क्या देखा, जितना एक्सपेरिमेंट में आगे बढ़ते गए कॉन्सेंट्रेशन घटते गया, इनिशियल 5.10 टू द पावर माइनस 3, ये घट करके हो गया 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 जब 10 सेकंड बीता। नेक्स्ट 22 सेकंड जब हम पार करते हैं तो ये कंसंट्रेशन मिलता है हमें 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और जब 36 सेकंड पे आते हैं तो ये कंसंट्रेशन मिलता है 3.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। मतलब फर्स्ट एवरेज, सेकेंड एवरेज एंड थर्ड एवरेज, हमने तीनों बार जब एवरेज निकाला तो मैंने क्या देखा, विद पासिंग ऑफ टाइम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीज एंड रिक्वायर्ड टाइम इंटरवल इज इंक्रीज। अब आप बात करें इसे और अच्छे तरीके से समझिए। फर्स्ट केस में आपका 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इज इनिशियल कंसंट्रेशन, लेकिन सेकेंड एक्सपेरिमेंट में 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 is initial concentration, and while in case of third experiment 4 into 10 to the power minus 3 is initial concentration। तो पहले क्या था 5, और सेकंड में क्या हो गया 4.5, थर्ड में क्या हो गया 4, सब में 10 to the power minus 3 कॉमन है, इसका मतलब वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। तो जैसे जैसे वैल्यू डिक्रीज कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन भी घटता चला जा रहा है। दैट मीन्स दिस ग्राफ इज करेक्ट, दिस ग्राफ इज करेक्ट, ठीक है। तो ये ग्राफ जो है हमारा सही है। अब अगर हम इंस्टेंट निकालना चाहें फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में वो बड़ा वैल्यू आएगा, सेकेंड एक्सपेरिमेंट का इंस्टेंट निकालेंगे, निश्चित इसके बीच का टेंजेंट जो पॉइंट मिलेगा वो छोटा मिलेगा, और थर्ड में उससे भी छोटा मिलेगा।
अब यहां पर क्या बात करें, अगर हमें कहा जाए R1 का साथ थीटा का रिलेशन क्या होगा, R1 के साथ थीटा बड़ा होगा, R2 के साथ थीटा उससे छोटा होगा, मतलब θ1 ग्रेटर देन θ2 ग्रेटर देन θ3। अगर हम इस थीटा के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को अरेंज करें तो θ1 ग्रेटर देन θ2 ग्रेटर देन θ3। अब tan थीटा में वैल्यू क्या होता है, थीटा का बढ़ते चला जाता है अगर थीटा का वैल्यू बढ़ता है। तो इस बात को हम ध्यान में रखें तो हम देखते हैं कि ये ग्राफ सही है, थ्योरी को हम इस न्यूमेरिकल से सेटिस्फाइड कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर। अब इसी का हम प्रोडक्ट के फॉर्म में ग्राफ बना लेते हैं। चूंकि इंट्रेंस एग्जाम है, कोई जरूरी नहीं कि वो क्वेश्चन वही पूछेगा जो बुक ने लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से होता है, क्वेश्चन थियोरेटिकल लाइन से नहीं होता है। ठीक है बच्चों, मैं समझता हूं कि इससे जो क्वेश्चन बनने वाला होगा वो आपसे बन जाएगा। इस पर अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, डायरेक्टली कहां से, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। हालांकि इस पोर्शन से क्वेश्चन नहीं होता है आज के डेट में। ठीक है, अब मैं इसका नेक्स्ट दिखाता हूं आपको ग्राफ, प्रोडक्ट के केस में ग्राफ को लेता हूं। ठीक है, ये ग्राफ तो मेरा रिएक्टेंट पे था, अब मैं प्रोडक्ट पे ग्राफ को बनाता हूं। ठीक है ना, अब मैं प्रोडक्ट को लेकर के ग्राफ बनाता हूं। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट को लेकर के अगर हम ग्राफ बनाना शुरू करेंगे तो देखिए कैसे बनेगा ग्राफ। तो ए गिव्स प्रोडक्ट बी, अब हमको बी के टर्म में ग्राफ लेना था। ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ बी और ये हो गया टाइम। तो अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड टाइम का ग्राफ देखेंगे तो इनिशियली तो कंसंट्रेशन 0 था, क्योंकि ए का कंसंट्रेशन बहुत था, तो बी का कंसंट्रेशन क्या था, 0, क्योंकि बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ रिएक्शन हमने स्टडी किया। अब ये ग्राफ को हम ओरिजिन से शुरू करके ऐसे लेते हैं। तो ये जो हम ग्राफ को ऐसे लेते हैं, ओरिजिन से शुरू करके ऐसे लेते हैं, तो आप यहां पर टेंजेंट एक बनाइए। तो यहां जो टेंजेंट बनेगा आपका, इस पर देखिए, एक टेंजेंट आप यहां पे बनाइए। यहां जो टेंजेंट बनेगा आपका, ये टेंजेंट देखिए और ये टेंजेंट का एंगल देखिए, यहां अपने आप एंगल घट रहा है। इसका मतलब यहां पर थीटा का वैल्यू बढ़ा है तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगा, और यहां रेट ऑफ प्रोडक्शन स्लो होगा। तो ये क्या हो गया आपका, इंस्टेंट 1 हो गया। ये क्या हो गया आपका, आर इंस्टेंट 1, और ये हो गया आपका आर इंस्टेंट 2। तो यहां भी हम देख रहे हैं आर इंस्टेंट 1 ग्रेटर देन आर इंस्टेंट 2। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, बोलिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। शुरू में देखिए आप जो क्वेश्चन मैंने कराया था, 0.5 इंटू 10⁻³ मोलर कंसंट्रेशन को डिक्रीज होने के लिए 10 सेकेंड टाइम लगा था। जबकि दोबारा जो हम उस एक्सपेरिमेंट को दिए, मतलब फर्स्ट का फाइनल को जब हम इनिशियल मान करके स्टडी करना शुरू किए, तो 0.5 इंटू 10⁻³ मोलर कंसंट्रेशन को रिड्यूस होने के लिए 12 सेकेंड लगा। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हुआ, कंसंट्रेशन हमने फिक्स किया, मतलब कंसंट्रेशन अगर घटेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी घटेगा। ये ग्राफ आप ऐसे देख सकते हैं। तो यहां भी वही हो जाएगा। ठीक है, R इजकल टू डेल्टा बी बाय, बोलिए, डेल्टा टी, डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। ये हो गया आपका T1 और ये हो गया आपका T2। मतलब ये हो जाएगा आपका, बोलिए, ये क्या हो गया आपका B1 कंसंट्रेशन B1, और ये हो गया आपका कंसंट्रेशन B2, सॉरी, ये हो गया कंसंट्रेशन B2। मतलब अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, B2 माइनस P1 बाय T2 माइनस T1। T1 माइनस T2 कभी नहीं लिखते हैं, क्योंकि T1 हमेशा छोटा होगा T2 से, और टाइम हमेशा हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लेते हैं, मतलब यही होगा। ठीक है, यह हमको साइन देने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया रेट, क्या हो गया, रेट
एवरेज। ये क्या हो गया आपका रेट एवरेज, और ये क्या हो गया रेट इंस्टेंटेनियस। तो हमें लगता है कि हमने दोनों तरफ से ग्राफ को एक्सप्लेन कर दिया, रिएक्टेंट के टर्म में भी और प्रोडक्ट के भी टर्म में। ये हमें लगता है कि क्वेश्चन के द्वारा भी आपने समझ गया होगा। ठीक है, अब एक पॉइंट आता है रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्टेड बाय इफेक्टिंग फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स which affect to rate of reaction. First point, physical state of reactant। क्या हो जाएगा, गैस फेज में रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट कंपेयर टू लिक्विड कंपेयर टू सॉलिड। ये ध्यान में रखिएगा, गैसियस फेज का रिएक्शन फास्ट होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए एनर्जी नहीं लगेगी इसलिए फास्ट होगा, और सॉलिड में मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए एनर्जी लगेगी इसलिए स्लो हो जाएगा। सेकेंड, रेट प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट भी बढ़ेगा। थर्ड पॉइंट आ जाता है आपका उसी पोर्शन का, कैटलिस्ट। नो डाउट कैटलिस्ट टू टाइप के होते हैं, आप लोग जानते होंगे। एक क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर देता है, और एक कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो कर देता है। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट अगर यूज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसा होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, कैटलिस्ट का सरफेस एरिया रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसके बाद क्या आ जाता है, टेम्परेचर। ठीक है, क्या आ जाएगा, टेम्परेचर। अब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसके लिए पूरी 2 लेक्चर लगेंगे कोलिजन थ्योरी पढ़ाने के लिए। आप अभी चूंकि इफेक्टिंग फैक्टर्स पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन में है, आप केवल इतना जान लीजिए, रेट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। यहां एक स्टार मार्क दे दीजिएगा, बड़ा मजाकिया पॉइंट है, हमेशा क्वेश्चन में यूज होता है। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस, rate of reaction become double to triple। इन जनरली डबल ही होता है, लेकिन कुछ केस में डबल टू ट्रिपल भी देखा गया, ट्रिपल तक भी देखा गया, इसलिए उसको लिखते हैं बिकम डबल टू ट्रिपल। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, दुगना से तिगना हो जाएगा। कब, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा बाय 10 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका क्लास था। ठीक है, तो ये था आपका यहां तक का क्लास। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रेट लॉ इक्वेशन एंड रेट एक्सप्रेशन। इसके बाद आ जाएगा मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर के बीच का डिफरेंस। इसके बाद हम लोग प्योर केमिकल काइनेटिक्स में घुसेंगे। ये 2 लेक्चर भी हमारे और जाएंगे। अदरवाइज हम प्योर केमिकल काइनेटिक्स में जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जाएंगे तो हमारे साथ दिक्कत होगी, हम उसको बहुत बेहतर एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है, रेट एक्सप्रेशन पढ़ना है एंड रेट लॉ इक्वेशन पढ़ना है। इसके बाद क्या है, मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर के बीच का डिफरेंस समझना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में चले जाएंगे। थैंक यू।